गौर फरमाएगा। किताब ए इश्क में हम चाय को अपना सुकून लिखते हैं। किताब ए इश्क में हम चाय को अपना सुकून लिखते हैं। अदरक वाली चाय से हम कुछ बोलना भी सीखते हैं, वाह वाह करना भी सीखते हैं। नमस्कार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन नवी दिल्लीन, रवींद्र भवन मळगांव आणि कोंकणी भाषा मंडळ गोंय हांच्या सहयोगान आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय विचार मंथन ह्या परिसंवादाच्या पयल्या दिसाच्या चावे उपरांतच्या ह्या सत्राक जमिल्ल्या सगळ्यांक हांव गोविंद मोपकार परत एक फावट येवकार दिता। लोखणाचो आयलो पुरुष खंय साकून कोणाक खबर, लोखणाचो आयलो पुरुष खंय साकून कोणाक खबर, तांच्या शिवा उल्यान गेली आमची भुजां शिवशिवून, भावा तुका याद आसा 18 जून 18 जून। आयजूय लोककवी मनोहरराय सरदेसाय हांची ही उतरां शिरशिरी हाडटा आनी याद करून दिता ती एकाच व्यक्तीची, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांची। समाजवादी विचार से प्रवृत्त नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के भाषा या फिर भारतीय भाषाओं के मामले में जो विचार या फिर तत्वज्ञान है, उसका बोध क्या सचमुच हमें हुआ है, यह प्रश्न आज भी उत्पन्न होता है। त्याच अनुषंगान आयज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या जिवीत कार्याचेर तशेंच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि भारतीय भासो या विशयाचेर आयचे हे दुसरे चर्चा सत्र रंगपाचे आसा। इस चर्चा सत्र के निमंत्रक तथा सभी पैनलिस्ट का परिचय करना मेरा सौभाग्य है। या सत्राचे निमंत्रक म्हणून आमकां लाभल्यात भोवमानेस्त दामोदर भाई मावजो। तांची वळख करून दितना दामोदर मावजो, पॉप्युलरली नोन एज भाई मावजो, अ गोवन शॉर्ट स्टोरी रायटर, novelist, critic, and a scriptwriter in Konkani, was born on 1st August 1944 in South Goa in the coastal village of Mazorda. भोवमानेस्त बाई मावजो हांचे लागीं विनवणी करता तांणी मातशीर येवन आपली बसका घेवची। तशेंच 18 जून क्रांती दिन समितीचे अध्यक्ष अविनाश शिरोडकर हांचे लागीं विनवणी करता तांणी भाई मावजांक येवकार दिवचो। Bhai Mazo graduated from R.A. Podar College of Commerce and Economics in Matunga, Mumbai, where he got his BCom degree from Bombay University, which is now the Mumbai University. During his 4-year tenure in Mumbai, he began writing short stories in Konkani, which were well received by the readers. An activist to the core, Damodar Mazo actively participated in the historic opinion poll held in Goa in 1967. He has written several novels, short stories, and other write-ups. A few to mention: Gathan, Zagrana, Rumored Fool, Burgi Magaliti, Tsunami Simon, Carmelin, Jiv Div Kai Chaw Maru, and in the children's section, Ek Ashillo Babulo, Kani Eka Khomsachi, Chitrangi, biographical edits like Ashe Ghadle Shanai Goybab, Unsa Haves Unsa Mate. Bhowmaneस्त Damodar Maozo's works have been translated into various Indian languages. He has won awards like the Konkani Bhasha Mandal's Literary Award for Gathan, Konkani Kala Academy Literary Award, Konkani Bhasha Mandal's Literary Award for Zagrana, and the Sahitya Akademi Award for his novel Carmelin. Along with that, he has also received the Vishwa Konkani Kendra's Vimala V. Pai Sahitya Puraskar for Tsunami Simon. भाई मावजो, तुमचे आम्ही योकार करतात। आज के हमारे प्रथम पैनलिस्ट हैं माननीय श्री उमेश प्रसाद सिंह जी। माननीय उमेश प्रसाद सिंह, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया स्टेज पर आए और अपना प्लेटफॉर्म ग्रहण करें। तशेंच मागता 18 जून क्रांती दिन समितीचे अध्यक्ष अविनाश शिरोडकर हांचे लागीं तांणी तांकां स्वागत करचें। माननीय श्री उमेश प्रसाद सिंह, आप लोहिया नगर पटना बिहार के निवासी हैं। 18-19 साल की उम्र में आप कलकत्ता चले गए और बच्चों को पढ़ाकर खुद आगे पढ़ने का उद्देश्य आपने सफलतापूर्ण पार किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जिस प्रकार गोवा की आज़ादी की चिंगारी जलाने का साहस किया, वैसे ही आपने 1959 में
नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में आंदोलन चलाया और 2 बार भी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी से छूटने पर आप कलकत्ता आए और उनकी सभा में प्रभावित होकर सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बने। पश्चिम बंग बहुबाजार से आप प्रांतीय डेलीगेट के रूप से भी चुने गए हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपने पार्टी का काम चालू रखा। बीच की अवधि में सरकारी नौकरी भी की। अब 81 की आयु में आप एक सेवानिवृत्त जीवन यापन तथा समाजवादी विचारों के फैलाव में भी सक्रिय रहे हैं। आपको हमारी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं सर। हाचे मुखार आमचे दुसरे पैनलिस्ट जावन आसात श्री विजय नारायण जी। विजय नारायण जी से अनुरोध करता हूं कि वे भी स्टेज की तरफ प्रस्थान करें। तशेंच अविनाश शिरोडकर हांचे लागीं विनवणी करता परत एक फावट तांणी श्री विजय नारायण जींक स्वागत दिवचें। माननीय श्री विजय नारायण जी, आप वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं। आप पेशे से एक पत्रकार रहे हैं और इसी दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आपका आना हुआ। पिछले 50 सालों से समाजवादी आंदोलन में आपका योगदान रहा है। सन 1967 में आपने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में भी भाग लिया है। इसके साथ साथ देश भर के कई भाषाओं के आंदोलनों में आप लगातार पिछले 50 सालों से जुड़े हुए हैं। आपका विनम्र स्वागत है सर। या सत्राचे तिसरे पैनलिस्ट भोवमानेस्त दत्ता भिकाजी नाईक। भोवमानेस्त दत्ता भिकाजी नाईक हांचे लागीं विनवणी करता तांणी माचयेर येवचें। तशेंच अविनाश शिरोडकर हांचे लागीं विनवणी करता तांणी तांकांय येवकार दिवचे। भोवमानेस्त दत्ता भिकाजी नाईक has taught as a secondary school teacher for 4 years, later as high secondary teacher for 1 year, and following which as assistant professor in SS Temple College, Panjim, for 23 long years. He is the a member of the Executive Committee of Indian Council for Philosophical Research, New Delhi, and Margadarshak, Kalyan Ashram, Goa. He underwent imprisonment under MISA during the emergency of 1975. He participated in the Assam Satyagraha at Guwahati in October 1983 and Kashmir Satyagraha in Udhampur in September 1919. He worked as the All India Vice President of ABVP for 3 years. He worked as the Chairman of Prabodhan Education Society and is regularly contributing towards newspapers through thought-provoking write-ups. He has translated a booklet, Jnana Swarup of Chinmay Mission, from English to Marathi, collection of poems named Vasanta in Marathi, and a few more write-ups, to name a few: Rashtrapurush Vivekananda, Gita Netrayan, and a collection of patriotic songs like Namo Mantri Bhumi. ह्या सत्राचे चौथे पॅनलिस्ट जावन आसात डॉक्टर भूषण भावे. डॉक्टर भूषण भावे हांचे लागीं विनवणी करतात आनी माचयेर आपली बसका घेवची. तशेंच अविनाश शिरोडकर हांचे लागीं विनवणी करता तांणी तांकां येवकार दिवचे. Dr. Bhushan Bhave is currently the principal of Vidya Prabodhini College of Commerce, Education, Computer and Management, Parvari. He was born on 15th May 1968 and has a teaching experience of Konkani language for last 30 years. He has a lot many books to his credit. He has contributed to various books like Teen Sod Nibandh, Sahitya Navneet, Karbari Konkani, Matoli, Goyatle Paramparik Khel, as a writer, editor, and a few as his individual writings. His edited books, which includes Konkani, Gumat Gaz, Vivek, and has also written about the contribution of Konkanis to horses, Indus, Malwarias. He has teaching experience of 30 years and has translated during this tenure a lot many books and is still engaging himself in translating in different government aided agencies. He has been the convener of Language Advisory Board of Konkani
at the Kendriya Sahitya Akademi, New Delhi, a member of Indian Council for Cultural Relations and a member of GIA, Central Institute of Indian Languages, CIIL, Mumbai, Mysore, my bad. सर तुमकां सगळ्यांक येवकारता. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी भारतीय भासो ह्या विशया वयलें हें चर्चासत्र मुखार व्हरपा खातीर हांव ह्या सत्राची मुखावयली सुत्रां ह्या सत्राचे निमंत्रक भोवमानीस दामोदर भाई मावजो हांचे कडेन सोंपयता. कि हम जब चर्चा करेंगे जरा हर एक ने अपना विचार एक 3 या 4 मिनट में लोगों के सामने रखेंगे और ताकि हमें चर्चा करने के लिए मौका मिलेगा. एक फाटी प्रश्न विचारता की दुसऱ्या कडेन वतले आनी परतून तांचे कडेन येतले. सो हो जो प्रवास आसा तातूंतल्यान आमकां कितें नवें मेळटा. एखाद मुद्दा जब हम लेंगे तो उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और बाद में दूसरे मुद्दे पर जाएंगे. और अगर मेरे हाथ से कुछ मुद्दा छूट गया तो आपको पूरी इजाज़त है मुझे याद कर देने की या वो मुद्दा उठाने की. तो इस मैं प्रास्ताविक हो गया. ये चर्चा किस तरह से जा रही है इसके बारे में मैंने आपको बताया है. अभी जो लोग बाहर से आए हैं उनको शायद मालूम है या नहीं मालूम नहीं. आपने देखा होगा गोवा में सब लोग कोंकणी बोलते हैं, सही है. तो लेकिन अगर कोई बाहर से आया तो हम तुरंत उनकी भाषा बोलने लगते हैं. ऐसा आपने कहीं भी नहीं देखा होगा. अगर कोई हिंदी बोलने वाला है तो हम तुरंत हिंदी में बात करने लगते हैं. कोई मराठी बोलने वाला है मराठी में बात करते हैं. कोई अंग्रेजी में जानना चाहते हैं तो हमारे टैक्सी ड्राइवर को देखिए, कोई भी टैक्सी ड्राइवर मल्टीलिंगुअल है, वो कितनी भाषाएं बोल सकता है. अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो अंग्रेजी में जवाब देगा. कन्नड़ में करेंगे तो कन्नड़ में करने वाले भी बहुत सारे हैं. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गोवा का नेचर जो है, स्वभाव है, वो है मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिकत्व. यह हमारा कोर है, हमारे स्वभाव में है. तो इस बैकग्राउंड पर, इस पार्श्वभूमि पर हम चर्चा करेंगे कि डॉक्टर लोहिया जो मानते थे कि भारत भर में हर भारतीय भाषा का आदर होना चाहिए और राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का आदर होना चाहिए. तो इस मुद्दे पर आने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लोहिया गोवा में आए आप 70 कितने वर्ष. Exactly. Yeah. Anyway, India also celebrating 75 years already gone. So 75 साल के बाद भी अगर आज कितने रेलेवेंट हैं, आज के संदर्भ में उनके विचार कितने रेलेवेंट है, इसके बारे में हम ज़्यादा भर देंगे. क्योंकि उनके विचार तो आप सब पढ़ सकते हैं, कोई जान सकते हैं, लेकिन आपके विचार क्या है आज के दिन, वो हम जानना चाहेंगे. तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि गोवा की जो भाषा है कोंकणी, इसके बारे में मैं खातरीपूर्वक कह सकता हूँ कि आप बाहर से जो आए हैं उनको बहुत कम जानकारी है. ये दुर्दैव की बात है. इतने सारे खंडप्राय देश में हम एक दूसरों को बहुत कम जानते हैं. इसके बहुत सारे कारण हैं.
लेकिन कोंकणी के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँ, शायद आप में कितने लोग जानते हैं मुझे मालूम नहीं। 1684 साल में कोंकणी पर पुर्तगालियों ने कानून बनाकर पाबंदी लाई थी, बोलने पर, लिखने पर और कम्युनिकेट करने पर, ताकि क्योंकि उनको पुर्तगाली जो भाषा है, पुर्तगीज जो भाषा है, उसी लोगों पर थोपना चाहते थे और उन्होंने कोशिश जारी रखी थी। मेरे ख्याल से 1910 में जब पुर्तगाल रिपब्लिक हो गया, प्रजासत्ताक हो गया, तब तक ये जारी था सिलसिला। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बदलाव आ गया, इसलिए कोंकणी के लिए तो मुश्किल थी, क्योंकि 150 साल नहीं, सॉरी 300 साल गवाए थे, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन लोगों के लिए इट इज़ वेरी क्रेडिटेबल कि लोगों ने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। इतना प्रेशर था, इतना दबाव था उनके ऊपर, फिर भी कोंकणी के लिए अभिमानास्पद बात है कि उन्होंने भाषा को मरने नहीं दिया, जिंदा रखी। और इसलिए आज हम देख रहे हैं कि इतने सालों का दबाव, सप्रेशन होने के बाद भी कोंकणी इज स्ट्राइविंग। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन 1984 में ब्रिटिश का राज हमने देखा है। बहुत सारे लोग यहाँ हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन थोड़े तो होंगे जिन्होंने ब्रिटिश राज देखा है। तो ब्रिटिश राज में भारतीय भाषा को विरोध नहीं था, इतना विरोध नहीं था, विचारधारा को विरोध था। भाषा के संवर्धन के लिए या भाषा प्रमोट करने के लिए उनका विरोध नहीं थे। सब पाठशालाएं चलती थी, किताबें निकलती थी, साहित्य के अनेक ग्रंथ तैयार होते थे। कोंकणी में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इस पर जरा सोचिए आप। इतनी राजकीय परिस्थिति, सेंसरशिप इतनी जारी थी कि लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन 1910 के बाद थोड़ा सा जब वातावरण में बदलाव आया, तब भारतीय गोवा के जो स्वाभिमानी लोग थे, देशाभिमानी लोग थे, भूमि के प्रति आदर रखते थे, अपनी भाषा के लिए आदर रखते थे, उन्होंने जो उनको जो सुविधा मिली उससे उन्होंने शुरू में मराठी शालाएं शुरू की। पुर्तगीज शालाएं तो चल रही थी, मराठी शालाएं शुरू हुई। इसके लिए हम बहुत सारे लोग जो हैं उनको मराठी साहित्य के प्रति प्रेम भी है और मराठी साहित्य की जानकारी भी है। अरे मराठी भाषा बहुत सारे लोग बोल सकते हैं लेकिन समझ भी सकते हैं। लेकिन जो एक सेक्शन, एक जो भाग था, जो ईसाई लोग जो हमारे में हैं, वो तो टूट गए थे, प्रमुख धारा से टूट गए थे। लेकिन कोंकणी के जरिए उन्होंने अपना राष्ट्रीयत्व, अपनी भूमि के प्रति जो प्रेम है वो कोंकणी के जरिए जारी रखा। तो ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि आज कोंकणी की स्थिति क्या है आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन मुझे अभिमान है कि आज कोंकणी अपने संविधान में जो भाषाएं हैं उनके साथ है। लेकिन क्या इतना बस है हमारे लिए? जब आप यहाँ आते हैं, कोई गोवा में बसने वाले, रहने वाले मेरे ख्याल से हजारों लोग जो हैं जो हिंदी भाषी हैं, कितने लोगों को कोंकणी आती है? इस पे कोई विचार नहीं करता। ये रोहिया के विचार के खिलाफ है, क्योंकि जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश की भाषा आपको आनी चाहिए, क्योंकि भाषा एक संस्कृति का बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा घटक है। जो भाषा अगर आप जानते हैं, हमारे बीच एक बार भास्कर चंदावरकर जी आए थे और हमें यहाँ कोंकणी संगीत महोत्सव मनाना था। तो हम जानते नहीं थे क्या कोंकणी संगीत करके कोई चीज़ है। तो भास्कर चंदावरकर जी ने हमें ये बहुत अच्छी बात बताई कि आपके पास भाषा है। हाँ, हमारे पास तो है भाषा। तो आपके पास भाषा, इसका मतलब आपके पास कल्चर है, आपके पास संस्कृति है। अगर आपके पास संस्कृति है तो आपके पास संगीत होना ही है। और बात सही थी, क्योंकि हमारे पास इतना सारा लोकवेद है, जिसे हम लोकवेद कहते हैं, वो अपने क्या बोलते हैं आप, फोकलोर है, तो फोक संगीत है, फोक गीत है, फोक कहानियाँ हैं। तो इसका मतलब ये है
कि हमारे पास ये सारा धन है, विपुल प्रमाण में है, लेकिन उसका हम कितना उपयोग करते हैं ये देखना है। मैंने सिर्फ ये बैकग्राउंड के लिए, पार्श्वभूमि के लिए, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बताया, गोहर के लोगों को सबको ये मालूम है। फिर भी अब हम शुरू करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज़्यादा बोल चुका हूँ, लेकिन आपको जो सवाल पूछूंगा यानी आपके विचार जानना चाहूँगा, सवाल पूछना नहीं, लेकिन हर एक को मैं मौका देना चाहता हूँ और जितना हो सके हम ब्रीफ में संक्षिप्त में अपने विचार हमारे सामने रखिए। क्योंकि मैं पहला प्रश्न इतना ही पूछूंगा छोटा सा कि आज के दिन लोहिया के जो विचार थे, भाषा के प्रति जो विचार थे, वो कितने रेलेवेंट है कि आज की स्थिति जब भाषावार प्रांत रचना हुई है, इसके कारण भाषावाद को बढ़ावा मिला है। जो वाद पहले नहीं था, आज वाद है, सब जगह है। आज तमिलनाडु में हिंदी को विरोध हो रहा है, साउथ इंडिया में विरोध हो रहा है। ये क्यों हो रहा है और इसका आगे चलकर इसका परिणाम क्या होगा? देश की एकता पर, एकात्मता पर इसका क्या परिणाम हो सकता है? आज के दिन में लोहिया के विचार कितना संदर्भ रखते हैं? आप उमेश जी, आप शुरू करेंगे। का एक भाषण था जो किताब के रूप में भी है, फ्रैगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड। उनकी भविष्यवाणी भी थी कि भाषा कितना महत्व है। उन्होंने कहा कि 2500 किलोमीटर दूर होने से बंगाल रावलपिंडी से अलग हो सकता है, क्योंकि भाषा उसमें प्रमुख अंग है। उस दिन उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि यह इलाका रावलपिंडी से, लाहौर से अलग हो जाएगा। धर्म जो है वो इसको एक नहीं रख सकता है। ये 1951 में डॉक्टर लोहिया ने कहा, और जब बांग्लादेश बना तो हमारे बिहार का सर्चलाइट अखबार ने प्रमुखता से उस दिन बांग्लादेश बनने पर लिखा कि एक आदमी 1951 में इस भविष्यवाणी को किए थे। भाषा से विरोध नहीं, अंग्रेजी भी हमारी माँ के समान है, मौसी के समान है, हमें कोई उससे इनकार नहीं है। भाषा को पढ़ना हमारे ज्ञान के क्षेत्र को बहुत विस्तृत करता है। प्रश्न है कि क्या राजकाज की भाषा क्या हो। इजराइल बना तो डॉक्टर लोहिया सबसे पहले भारतीय थे जो इजराइल गए थे। मुझे याद है, जो अपने भाषणों में मुझे सुनने का मौका मिला कलकत्ता में, कि वहां जब इजराइल बना तो पूछा शासकों ने अफसरों से अपने कि हिब्रू भाषा को हम राजकाज की भाषा बनाना चाहे कितना वक्त लगेगा। उन लोगों ने कहा कि बहुत वर्षों मेहनत करनी होगी, विज्ञान की पढ़ाई तो खत्म हो जाएगी, उसके लिए बहुत प्रयास करना होगा। सुना जाता है कि उसी रात को यह आदेश निकल गया कि इस वक्त और आज से हिब्रू भाषा में पढ़ाई होगी, विज्ञान का शिक्षण होगा और सारे राजकाज चलेंगे हिब्रू में। जो मृत भाषा थी, शायद जो शासक बन के आए थे वो भी हिब्रू नहीं जान रहे थे। बेन-गुरियन हो, गोल्डा मायर हो। कमाल पाशा ने तुर्की के साम्राज्य को जब खत्म किया ऑटोमन एम्पायर के बाद, पहला काम किया उसने कि अपनी भाषा को राजकाज की भाषा बनाया। भारत में क्या हुआ? सत्ता में जो लोग आए वो अंग्रेजी के लिए आए। संविधान सभा में लोहिया जयप्रकाश नहीं गए, गांधी ने कह दिया था कि तुम मत जाओ, इसमें मेरे लायक कुछ नहीं है। इसमें जो लोग आ रहे हैं वो एडल्ट फ्रेंचाइज पर नहीं है, ये लोग हैं एक तरह से नॉमिनेटेड और एक क्लास के लोग हैं। तमाम हिंदी भाषी लोगों के चाहने पर भी राजकाज की भाषा वो नहीं बन सकी, हिंदी और न राष्ट्रभाषा बन सकी, और बहुमत नहीं आया और राजभाषा के बहुत मुश्किल से उसको बनाया गया।
लोहिया राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा चाहते थे, लेकिन मातृभाषाओं का स्थान कहीं उससे 1 इंच भी नीचे नहीं था। दिल्ली के शासकों ने लोहिया को कई तरह से दबाने का कोशिश किया। आज मैं बहुत खुश हूं कि गोवा के लोगों ने लोहिया को पहचाना और देश गोवा के माध्यम से लोहिया को यह श्रेय देने को तैयार है कि कोई आदमी गोवा के लिए गया था। आज भी दिल्ली के पत्रकारों से पूछिएगा तो वो गोवा का 14 साल क्यों विलंब हुआ, यह कलकत्ता में ही उनकी सभाओं को जो हम और विजय जी थे कि क्यों हुआ। 62 में जब वो नेहरू जी के खिलाफ हुए, चुनाव लड़ने आए, तो हम लोगों ने सारी रात दिन मेहनत करके शहीद मीनार के नीचे उनकी सभा की। पहले वो मोहम्मद अली पार्क और छोटी छोटी सभाएं उनकी होती थी, लोग आते नहीं थे भाई, बात साफ है। ऐसा दुष्प्रचार था उनके खिलाफ कि जैसे लगे कि ये आदमी कोई विलियन है। डर के मारे लोग नहीं आते थे लोहिया को सुनने। हम लोग 300, 400, 500 जुट गए, क्या विजय भाई, बहुत था। वो भी यूपी पंत छात्र निवास, बिहार निवास के जो छात्र थे वो आते थे। जब उस सभा में वो आए 62 के चुनाव में, तो उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बात बताई हम लोग कि 3 चुनाव क्षेत्र 1962 के चुनाव में महत्वपूर्ण है। एक है महारानी बनाम मेहतरानी, महारानी सिंधिया के खिलाफ मेहतरानी सुखो रानी खड़ी है, सामान्य सीट से मेहतरानी। अगर 10,000 वोट सुखो रानी को मिलेगा तो समझना कि हिंदुस्तान की राजनीति का मिजाज बदल गया। दूसरी बात उन्होंने कही, दूसरा चुनाव है उत्तर बंबई का। कभी गोवा का नाम जल्दी नहीं लेते थे, उस वक्त ले रहे हैं। उत्तर बंबई में दाहिना हाथ कृष्ण मेनन खड़ा है नेहरू का, सहस्त्राबाहु है हमारा प्रधानमंत्री, और बायां हाथ है उसका जेबी कृपलानी। दोनों भुजाओं के बीच में लड़ाई है उत्तर बंबई में, और इसके लिए गोवा में मिलिट्री शासन सत्ता ली गई है सिर्फ मेनन को जितवाने के लिए। और क्या है वो मैं अपनी बात नहीं कहूंगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि एक छोटा चुनाव है फूलपुर में। जब मैं जान गया कि सारी बुराइयों का जड़ यह प्रधानमंत्री है, तो मैंने निश्चित किया कि इसको हरा दूं। हरा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जिस चट्टान से मैं टकराऊंगा अगर वो टूटेगा नहीं तो चटक जरूर जाएगा, और चटकना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने पत्र लिख के मुझे कहा है कि मैं कभी इस चुनाव प्रचार में नहीं आऊंगा, लेकिन 3 बार वो आ चुके हैं। उन्होंने वादा किया हमसे लिया कि निजी सवाल नहीं उठाओगे। निजी सवाल वो उठा रहे हैं कि मैं गुंडई कराता हूं। कभी कभी दिल करता है कि गुंडई करके दिखा दूं, लेकिन मैं गांधीवादी, मुझ पर गांधी का प्रभाव है। ये 3 बातें उन्होंने, उसमें गोवा का नाम उन्होंने लिया था, वरना जल्दी वो अपनी किसी बात को बोलते नहीं थे। लेकिन भाषा के सवाल पर उनको तकलीफ हुई जब संविधान सभा के लोगों ने जिस तरह से किया, और दिल्ली के शासकों ने दक्षिण भारत में प्रचार कराया कि यह आदमी हिंदी लादने वाला है। कोयम्बटूर में उन पर लाठी डेरा चले, लोहिया घायल हुए। लोहिया ने कहा कि नहीं, मैं मातृभाषाओं को, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसी समय दक्षिण भारत में ही नायकर साहब जेल में बंद थे, रामास्वामी नायकर, महान नेता। और लोहिया की आदत थी कि सरकार से जो आदमी लड़ता था और जेल जाता था, वो किसी विचार का आदमी हो, लोहिया मिलने जाते थे जेल में। तो जब उनको पता चला कि नायकर ऐसा आदमी जेल में बंद है, तो उन्होंने कामराज से बात की। जी, इरोड में ढेला रोड़ा चला था। अच्छा, हाँ हाँ, आप तो वहां के हैं, तो आप तो हम लोग तो अखबार, बहुत दिन लंबी बात हो गई। तो कामराज साहब से उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं, तो कामराज ने अनुमति दे दी। लेकिन नायकर साहब खुद तैयार नहीं कि हिंदी वाला है, ये हिंदी वाला है। तो फिर कुछ लोग लगे,
बात तय हुई कि जेल में जाएंगे लोहिया मिलने, और गौड़े मुरारी उनके साथ जाएंगे, जो बाद में डिप्टी स्पीकर लोकसभा भी हुए। और ये तय हुआ कि नायकर साहब जिस भाषा में तमिल में बोलेंगे उसका तर्जुमा कर देंगे, और लोहिया जी और लोहिया जिस भाषा में बोलेंगे उसका तर्जुमा गौड़ा मुरारी। दोनों महान नेताओं की बात हुई। भाषा के सवाल में कभी वो अड़ते नहीं थे, लेकिन ये पंडिताऊ भाषा के पक्ष में कभी नहीं थे। वो चाहते थे कि जनता अगर कहती है कि मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्टर ही लिखो। जनता कहती है कलेक्टर लिखो। जनता कहती है रपट लिखो। मत बनाओ उसका हिंदी संस्कृत वाली ऐसी भाषा जो जनता हमारी जानती नहीं है। अब हमारे रामचंद्र केसरी जी नहीं है, उनके पुत्र हैं यहाँ। डाल्टेनगंज की बात तो उन्होंने एक बार कह दिया कि उसको लालटेनगंज पब्लिक कहती है, जनता कहती है लालटेनगंज, तो लालटेनगंज उसका नाम रखो। अब अंग्रेजों का उच्चारण दोष से वो डाल्टेनगंज हो गया, लालटेनगंज। लालटेन उस समय स्टेशन पर लोग लेके चलते थे, गांव में कभी कभी बड़े लोगों के यहाँ लालटेन जलता था, तो लालटेन वहाँ जलता होगा, पता नहीं, विजय बताएंगे। तो उन्होंने कहा लालटेनगंज। तो वो लोक भाषा के पक्ष में थे कि हमारी जनता जो भाषा कहती है, जो भाषा में बोलती है, उसको आप प्रतिष्ठित करो। उन शब्दों का इस्तेमाल तुम सरकार में भी करो। आजकल ये शहर और का नाम बदलने का बहुत प्रचलन है, तो ऐसा बदलो ना जो जनता उसको कहती हो, जैसे लालटेनगंज उसका रख दो। अब हमारा आरा जिला घर है, तो आरा ARRAH अंग्रेजों के समय से चला। आजकल ये जो राजपाट चल रहा है उसमें ARA हो गया। और लोक भाषा में बात होती है भोजपुरी में, तो लोग कहते हैं कि कहाँ जाता रहो, तो आरे, तो आप आरे लिखिए। क्यों आरा कहते हैं? तो लोहिया जी लोक भाषाओं में भी उस भाषा के नुमाइंदगी करने की बात कहते थे जो जनता इस्तेमाल करती है। वो कभी भी इस पक्ष में नहीं थे कि संस्कृतनिष्ठ और यह वो व्याकरण से कहाँ शुद्धता हो। बहुत शुद्धता के फेरा में लोहिया नहीं थे। और आप पूरी लोकसभा का डिबेट आप देख लें, उनका 4-4.5 साल रहे, एक शब्द जो अंग्रेजी का आया हो लोकसभा में, लोहिया कई भागों में छपी हुई किताब है, एक शब्द मेक इन इंडिया कभी नहीं कहते वो। और कौन कौन भाषा रोज प्रयोग हो रहा है, वोकल तो लोकल। इतनी दरिद्रता है इस देश में प्रधानमंत्री के भाषणों में, लोकल वोकल। बड़ा दरिद्र है, इतना देश दरिद्र कभी नहीं हुआ, अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ। आपने ठीक कहा, पूरे अंग्रेजी सल्तनत में आप देखेंगे अरबी फारसी में डॉक्यूमेंट लिखे जाते थे, उर्दू के सब डॉक्यूमेंट सारे हमारे उत्तर भारत में आप जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे उर्दू भाषा में। अंग्रेजों ने नहीं कहा कि अंग्रेजी में लिखो। हाई कोर्ट में था, जजमेंट में था, हाई कोर्ट में था, ये मैं मानूंगा। लेकिन न्यायालयीय भाषा में आप जाएंगे, जहां रजिस्ट्री हो रहा है, जहां काम हो रहा है, आज वो भाषा में आज भी जो लिखा जा रहा है देवनागरी में, उसमें आपको उर्दू के ही सारे शब्द आए हैं। और उर्दू भाषा ही प्रयोग में आ रही, हमको लगता है कि मुगल काल से चली आई होगी और आज तक रही है। इतना एक और बात लोहिया कहते थे कि देवनागरी लिपि का एक प्रयोग होना चाहिए हर एक भाषाओं में, ताकि एक देश में समग्र रूप से उस पर हो और सब लोग अपनाएं कि कैसे एक लिपि हो हमारी। तो अब इसमें विवाद करने का नहीं है, इसमें बहस करके निर्णय पर पहुंचना सारे इस राज्यों का विषय है, सारे भाषाओं के लोगों, भाषाविदों का काम है। तो मुझे ये कहना है कि लोहिया कभी भी भाषा के प्रति वहाँ जरूर थे कट्टर वो कि भाई आप अंग्रेजी ला दिएगा राजकाज में, तो वो इसके क्योंकि रोजगार से जोड़ते थे। इस देश में भाषा और जाति शोषण का सबसे बड़ा हथियार है। मैं नहीं जानता कि मेरी बात से सहमत होंगे कि नहीं कोई, लेकिन जाति भी है कि अगर एक गांव का ब्राह्मण का लड़का शहर में आए और 30 दुकान में अगरबत्ती वो शाम को दिखाते,
30 दुकान से उसको 30 रुपया मिल जाएगा। दलित का लड़का है, उसको कोई काम नहीं मिलेगा। उसको इस देश में सबसे बड़ी बात है कि श्रम करना भिखमंगी से ज्यादा अपराध माना गया है। आप अगर अपने हाथ से काम करते हैं, अगर अपने गाय का आप गोबर उठा के फेंकते हैं, तो सबसे निकृष्ट काम माना जाता है कई जातियों में। कि ये तो श्रम कर रहा है, ये तो इन लोग का क्या है, ये तो रेयान है, लोग मजदूर है, लोग ये तो झाड़ू देता है। तो इस देश में बहुत चीजों में परिवर्तन। अब लोहिया रहते 57 वर्ष में चले गए। मैं तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो मैं चाहा कि उनको कह दूं कि आप नहीं जानते गोवा 14 साल क्यों टाल दिया गया इसकी आजादी। लोहिया चमक जाएंगे, लोहिया चमक जाएंगे। जवाहरलाल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर गांधी 1 महीना रह जाते तो प्रधानमंत्री राम मनोहर लोहिया होने जा रहे थे। 26 तारीख, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, गांधी और लोहिया की बात कुतुब मीनार में टहलने में या और बातों में, और 30 तारीख को जब जा रहे हैं टैक्सी से, गांधी की हत्या हो जाती है। नाथूराम गोडसे को क्या मिलना था? आज की आपकी बात बहुत अच्छी है। देखिए उमेश, नहीं ठीक है उमेश जी, हमें बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने में, लेकिन मॉडरेटर के नाते मैं चाहता हूं कि हम हमारे मुद्दे, ठीक है, हमारे, मैंने भी शुरुआत ऐसी लंबी की थी, आपको मैं दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा आपका अनुभव भी है। मैं चाहता हूं कि आज के दिन में नेहरू के जो आपने लोहिया जी के विचार थे भाषा, इन भारतीय भाषाओं के प्रति, और उनका जो आग्रह था हिंदी के प्रति, उसका हम परिणाम देख रहे हैं। शायद वो इम्प्लीमेंट करते करते हम साउथ इंडिया को गंवा बैठे हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन भारतीय सिनेमा ने जितना काम किया है, फिल्मों ने साउथ इंडिया में, उतना हमारे कानून नहीं कर पाए, हमारे अधिकारी नहीं कर पाए। और जब कभी उत्तर प्रदेश से शायद से केंद्र शासित प्रदेश से केंद्र से जो कोई अधिकारी यहाँ आता है, साउथ इंडिया में आता है, वो अपनी भाषा नहीं छोड़ता, हिंदी नहीं छोड़ता, ठीक है, लेकिन लोगों को हिंदी नहीं समझती है तो उनको अपने पक्ष में लेकर चाहिए, उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए। और जो थोपने की बात आई, पर्टिकुलरली व्हेन नॉर्थ इंडियंस had been sent to South Indian states, particularly Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, they dominated and they tried, they दूसरों को कुछ एक किंचित लिखने लगे। बहुत बुरी बात ये थी कि उनको इंसल्टिंग होने लगा। अपने हिंदी नहीं आती है तो उसके लिए उनको कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन होता है ऐसे। मैंने जैसे आपको कहा, गोवा में 30 साल रहने का बाद भी मुझे कोंकणी नहीं आती, इसमें अभिमान रखने वाले नॉर्थ इंडियन हैं, तो इसका हमें गुस्सा भी है। आप समझ सकते हैं मेरी भावना। तो मैं लोहिया के विचारों का आदर करने वाला हूँ, क्योंकि वो सभी भारतीय भाषाओं का आदर करते थे, लेकिन उनका आग्रह था कि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा बने। नहीं, ये नहीं था, नहीं था, भाई ठीक है, लेकिन मैं इनसे पहले बात करूंगा। मेरे साथ बगल में जो बैठे हैं वो दत्ता भी नायक। अभी इनके बारे में इतना ही कहता हूँ कि सुबह आपने एक दत्ता नायक को सुना, वो दत्ता दामोदर नायक, दत्ता दा नायक। तो गोवा में अनेक दत्ता नायक हैं लेकिन उनके बीच में जो नाम होता है वो अलग होता है। दत्ता दा नायक है, दत्ता श्री नायक करके एक लेखक साहित्यकार थे कोंकणी में, अभी नहीं है। ये है दत्ता भी नायक, वो जो मराठी में बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उनसे मैं यही प्रश्न पूछूंगा कि आज के दिन अपने भारतीय भाषा के जो दिन हम देख रहे हैं, वो लोहिया के विचारों से दूर जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, तो ये कितना सही है? आता हम ये हिंदीने सुरू केलं की त्याने मागिस्ता की सगळ्यांकच समजून घेता। एक अच्छी बात है कि गोवा के लोग जो यहाँ मौजूद हैं उन सभी को हिंदी बात समझती है,
लेकिन बाहर से जो आए उनके लिए तो नामुमकिन है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में जारी रखूं, लेकिन जो जब किसी को भी जरूरत पड़ी तो कोंकणी में भी बात कर सकते हैं, मराठी में बात कर सकते ठीक हैं, बात है। हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। नमस्कार। आप कोंकणी में ही बोलिए, हम सब लोग समझेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। और क्या? अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं कोंकणी में बोलूँगा। हाँ। हाँ जी, ये सवाल ये है कि जैसे लोहिया जी चाहते थे उस तरह से भाषा के प्रयोग, अपने देश के भाषाओं के प्रयोग चल रहे हैं या नहीं। एक बात हमें जाननी चाहिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का उनका लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास था और इतना होते हुए भी वो क्रांतिकारक थे। ये समझ लेने की बात है, क्योंकि वो परिवर्तन चाहते थे और ये भी चाहते थे कि परिवर्तन के लिए रक्तपात ना हो। भाषा का समस्या कहाँ से शुरू हो गई है? मैं हिंदी में बात करूँगा, बीच बीच में अगर कठिनाई आई तो अंग्रेजी शब्द का सहारा लूँगा। मुझे लगता आप मुझे माफ़ करेंगे। ठीक नहीं देखिए, अपने जो संविधान है उस संविधान की चर्चा के समय समाजवादी पार्टी के सदस्य उपस्थित नहीं थे। उसका कारण अलग है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन संविधान के भाग 27 और अनुच्छेद 343 कि देश की राजभाषा के बारे में यह लिखा है कि हिंदी देश की राजभाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज, देवनागरी में लिखी हुई हिंदी, लेकिन 15 साल के लिए अंग्रेजी रहेगी। यहीं से पूरा सब कुछ खेल समाप्त हो गया। ये 15 साल अब कभी नहीं आने वाले हैं। ये जब 15 साल खत्म हो गए, समाप्त हो गए, उस समय राजनीति की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, राजनीति की दृष्टि से लाल बहादुर शास्त्री राजनीति की दृष्टि से कमजोर थे। मैं उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री नहीं कहता, आप जानते हैं क्यों नहीं कहता हूं, लेकिन राजनीति की दृष्टि से वो नेहरू और पटेल जैसे नहीं थे। जब नेहरू और पटेल दोनों जिंदा थे तब पूरी जनता उनकी बातें सुनने की मनस्थिति में थी। वो जो कुछ भी कहते थे वो सुनते थे। उस समय अगर वो कहते कि कल से हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, राज्य भाषा हिंदी होगी, तो पूरे देश के लोग मान लिया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहीं से समस्या शुरू हो गई। और लोहिया चाहते थे कि अपने देश की भाषा, राष्ट्रभाषा एक हृदय हो भारत जननी। जैसे कि हर एक देश बनने के लिए, राष्ट्र बनने के लिए कुछ जरूरतें होती हैं, जैसे भूमि चाहिए, समाज चाहिए, प्रतीक चाहिए, परंपराएं चाहिए और इतिहास। इन 5 चीजों पर देश चलता है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। पश्चिमी देशों में भाषा उनके राष्ट्र का व्यवच्छेदक लक्षण है। जैसे कि फ्रांस की फ्रेंच, वो फ्रेंच भाषा बोलने वाला का मतलब वो फ्रेंच है, फ्रांसीस है। इटालियन भाषा बोलने वाला वो इटालियन है। तो उनका राष्ट्रवाद भाषा के अस्तित्व में निहित है, उसी में इन्वॉल्व है। उसी दृष्टि से हमारे देश की तरफ देखा गया और कहने लगे हमको एक देश, एक भाषा चाहिए। देश को अपने देश का कुछ एक स्वभाव है, प्रकृति है। अगर आप कहेंगे इस देश की एक ही भाषा है तो लोग कहें नहीं, हम बहुभाषिक हैं। और जब आप कहते हैं कि कैसा ये देश है, कितनी भाषाएं हैं, ये तो भाषाओं का जंगल है, कहेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सबकी मिलकर एक भाषा है।
ये दोनों इस देश में चलती है, इसी को विविधता कहते हैं। और इसी विविधता में हमारी एकता है। जब हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय हुआ तब यह सोचा गया कि नॉर्थ के लोग साउथ की भाषा सीखेंगे। ये तो स्वप्न रंजन था। क्यों सीखेंगे, क्या जरूरत है? नॉर्थ के लोग साउथ की भाषा क्यों सीखेंगे? उसके लिए आपने क्या कोशिशें की? कुछ नहीं किया। तो ये उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, ये समाधान नहीं था समस्या का। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनी संस्कृति की दृष्टि से विचार करने की जरूरत थी। जैसे कि हमें एक सोलर कैलेंडर की जरूरत थी। सोलर जैसे अपने देश में ज्यादातर चलता है वो ल्यूनर चलता है, चांद्र। जो आज प्रतिपदा होती है कल द्वितीया नहीं होगी ऐसा नहीं कह सकते, तृतीया भी हो सकती है, क्षय और वृद्धि होती है। सो सौर कैलेंडर की जरूरत थी। तो तमिल पंचांग जो है, तमिल कैलेंडर जो है वो सौर पंचांग है। उसको अगर उसी समय स्वीकार लेते देश का पंचांग करके तो हिंदू विरोधी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। यही धागा है, यही थ्रेड है रोहियावादी थिंकिंग की। यही है कि वो अंग्रेजी के इसलिए खिलाफ थे ऐसा कहने में कोई डर नहीं हमें। इसलिए खिलाफ थे जब तक अंग्रेजी रहेगी तब तक हम अपनी भाषाओं का विकास नहीं कर सकते। अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा नहीं ले सकते, क्योंकि अंग्रेजी अब तक हमारे सर पर बैठी हुई है। सब कार्यालय, ऑफिस, कोर्ट, सबकी भाषा अंग्रेजी बन चुकी है। अंग्रेजी बोलने वाला ज्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता है। ये तो हमारे मन में बैठा हुआ है। अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये मन से निकालने की जरूरत थी, आवश्यकता थी। हाँ, शेम है, लेकिन क्या करेंगे, वो परिस्थिति ऐसी बनी है। अंग्रेजों का राज था, उस कारण से हो, और बाद में भी अंग्रेजी का महत्व जो है वो बाद में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि देश की स्वतंत्रता एक एग्रीमेंट से हुई है, एग्रीमेंट के कारण हुई है। देश की स्वतंत्रता हमारे यहाँ बहुत बड़ा, पूरे देश में बड़ा आंदोलन चला, क्रांतिकारक भी चला, अहिंसक भी चला, सब चला, सबका कंट्रीब्यूशन अपना अपना है। लेकिन जो स्वतंत्रता जो मिली वो हमने कमाई नहीं है। सुभाष चंद्र बोस कहते थे फ्रीडम शुड नॉट बी ए गिफ्ट। मैं गोवा का उदाहरण देता हूं, आप सब जानते हैं। आर्मी के एक्शन के कारण गोवा लिबरेट हुआ, गोवा की मुक्ति हुई। दूसरे दिन पोर्चुगीज जानने वाले लोग अनपढ़ और अशिक्षित और गंवार बन गए। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अंग्रेजी के कारण पुर्तगाली भाषा हट गई। ऐसा नहीं है। पोर्चुगीज भाषा बोलने वाले 20 दिसंबर को ही गंवार अनपढ़ कहलाने लगे, क्योंकि वो स्वतंत्रता जो है वो हमने अपने बलबूते पर कमाई। गोवा की मुक्ति जो है कि सेना के कारण हो गई। वो विश्व में सबसे पहला अपने कलर्ड लोगों का, गोरे चमड़े वाले लोगों पर किया हुआ लश्करी विजय था। और यही हम देख रहे हैं कि ये धागा जो, ये विचार जो है वो लोहियावादी विचारों से मिलता है। वो यही चाहते थे कि यहाँ की सब भाषाएं जो है अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे कि ऐसा सोचा गया कि हिंदी के पक्षधर हैं इसलिए तमिल के खिलाफ होंगे। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक बात, बिल्कुल सही बात। ऐसा समझा गया और ऐसा फैलाया भी गया था। जैसे कि अंग्रेजी हटाओ आंदोलन हुआ, तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में थोड़ा सा हिंसक उसका परिणाम हुआ था। और ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा आंदोलन करने से नहीं जाएगा। इसके लिए हमें शिक्षा में हर जगह पर, हर स्थान पर परिभाषा निर्मिति की जरूरत होगी। परिभाषा निर्मिति की जरूरत कैसी होती है? देखिए कि साइंस जो है, विज्ञान है, सो हर विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में जो अंग्रेजी अब शब्द हैं उनकी जगह पर अगर हिंदी शब्द आएंगे, और इस स्थान पर हमें संस्कृत की मदद कर लेनी पड़ेगी। बोलचाल की भाषा में
हम कहेंगे कि आप बोलचाल की भाषा में करें, रपट को रपट कहेंगे, रंगरूट को रंगरूट कहेंगे, लेकिन साइंस में संस्कृत शब्दों, क्योंकि ये सब देश के सब एक भाषा ने बनाया। मैंने एक विद्वान से पूछा था उनकी यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है स्टडीज, मध्य प्रदेश में वाजपेयी यूनिवर्सिटी बनी, तो मैंने पूछा कि आप क्या सिर्फ वाजपेयी की कविताएं सुनाते हैं लोगों को? नहीं कहा, आप क्या कर रहे हैं? परिभाषा बना रहे हैं। तो परिभाषा जो है टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो लोहिया का सपना जो है, जो आज किसकी जरूरत है, किन बातों की जरूरत है, तो इस भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो हमें हर भाषा को बलिष्ठ बनाना पड़ेगा, हर भाषा को बलिष्ठ बनाना पड़ेगा। किसी भी भाषा का, आप तो हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, बराबर 22 भाषाएं, पहले तो 14 से आगे नहीं जाता था आंकड़ा, अब 22 भाषाएं हैं। ये भाषाओं का संख्या और भी बढ़ेगी बाद में, क्योंकि हर भाषा को हमें बल देने की जरूरत है। तो शिक्षा में पूरी तरह से प्राथमिक से लेकर रिसर्च तक, देखिए लोग पूछते हैं कन्नड़ा वाले कन्नड़ा में करेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में करेंगे, तो एक का दूसरे को नहीं समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो है वो टर्मिनोलॉजी एक जैसी जब बनेगी तब ये सब समस्याएं छूट जाएंगी। किसी भी देश में वैसे ही देखते हैं कि एक जैसी भाषा लोग नहीं बोलते। जापान में जो जापानीज भाषा बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे उत्तर के एक छोर से लेकर दक्षिण की छोर तक एक जैसी भाषा बोलते हैं, तो वो जो भाषा बोलते हैं उसको जापानीज कहते हैं। सो उसी तरह से जो कुछ भी हमारी जो विशेषताएं हैं, हमारी विविधताएं हैं, विविधताओं को पकड़कर जकड़े रखते हुए हमें हर भाषा को बल देने की जरूरत पड़ेगी। यही लोहिया जी के विचारों के पूर्णता होगी। धन्यवाद। खूब बरसाल्या, बहुत अच्छी तरह उन्होंने अपनी बात पेश की है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने शुरू में कहा कि अपनी हिंदी अच्छी, बीच में हम अंग्रेजी वगैरह करें। आप तो बहुत अच्छी, शायद हिंदी भाषकों के से भी अच्छी। प्लीज़ 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 आप बैठिए। नहीं ऐसा नहीं कर, वो तो चेयर का अपमान होता है। प्लीज़, मैं इतना ही आपकी तरफ से बोल रहा हूँ मैं कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की, कि बहुत अच्छी हिंदी बोली, मुझे आपका अभिमान भी लगा। तो माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार मैंने कमलेश्वर जी से मैं बात कर रहा था, तो उनको मैंने ऐसे ही कहा कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो आप समझ लीजिए। उन्होंने बोले नहीं, आप हिंदी को आप ही बनाएंगे, भाषा बनाएंगे, क्योंकि हिंदी आपकी कोंकणी शब्दों को लेकर ही आगे चलकर बड़ी हो जाएगी। तो ये ख्याल हमारे मन में आया। तो जो हमारे संविधान में 352 कलम में जो लिखा है कि भारतीय भाषाओं से आदान प्रदान होना चाहिए हिंदी का, तभी हिंदी अच्छी, आपने जैसे कहा कि सर्वसमावेशक हो जाएगी और परिभाषा भी आप अपने आप बन जाएगी। एनीवे, हम आगे चलेंगे। तो जी, आपके विजय नारायण जी, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपके पास बहुत सारी जानकारी भी है। दे आर द, आई कैन से, नॉलेज की कोठी है। लेकिन जरा समझ लीजिए, नहीं मैं बात कर रहा हूँ आज के समय जो हालात बने हैं भाषाओं के प्रति, राज्य के लोगों के या अंग्रेजी जो हावी हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या है और आज उसका सॉल्यूशन आपके नज़रिए से बताइए। क्योंकि लोहिया जी के विचार हमें मालूम है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या सोचते हैं? देखिए दामोदर जी, सबसे पहले मैं कोंकणी भाषा के प्रति डॉक्टर लोहिया के सम्मान से आपको परिचित कराऊंगा। डॉक्टर साहब बोलते थे कि कोंकणी भाषा देश की सबसे मीठी भाषा है और इससे अच्छा ट्रिब्यूट कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा के प्रति नहीं दे सकता है। भाषा को विस्तारित करके, विस्तार देकर लोक भाषा शब्द को जोड़ना
और उसको जनजीवन से, राष्ट्रीय जनजीवन से जोड़ने की पहली कोशिश डॉक्टर लोहिया ने की। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजनीति में डॉक्टर लोहिया के बाद कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने भारतीय भाषा, विशेषकर लोक भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान देने की कोशिश की हो। आपका एक सवाल आया अंग्रेजी वाला, उस पर भी, और आपने हिंदी वाला भी जो आशंका व्यक्त की। देखिए 2005 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंडरसन की एक किताब आई, या तो आप लोगों ने देखी होगी या उसकी चर्चा सुनी होगी। प्रोफेसर एंडरसन की किताब का नाम है इंग्लिश इंपीरियलिज्म, माने इंग्लिश लोगों का, अंग्रेजों का साम्राज्यवाद नहीं, अंग्रेजी भाषा का साम्राज्यवाद। उन्होंने ये कहा है, किताब में लिखा है कि सारी दुनिया से अंग्रेजों का साम्राज्य समाप्त हो रहा है, हो गया, लेकिन अंग्रेजी भाषा का साम्राज्य सारी दुनिया में बढ़ रहा है, विशेषकर भारत में। उन्होंने भारत के संदर्भ में बहुत ही अपमानजनक शब्द कहे हैं जो हम लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा है कि बॉम्बे के लोग भले ही अपने शहर का नाम मुंबई कर दें, नया नाम तो कोई हुआ नहीं, पुराना तो मुंबई है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग ये नहीं भूल पाएंगे कि इस शहर को हमने बनाया है। यही बात उन्होंने कलकत्ता और कोलकाता के संदर्भ में भी कही कि वो कलकत्ता को आप भले ही कोलकाता कर दीजिए, लेकिन ये शहर हम ही ने बनाया है। यही बात उन्होंने चेन्नई के संदर्भ में भी कही। लेकिन प्रोफेसर एंडरसन की इस किताब पर इस देश में जो गुस्सा होना चाहिए था, जो नाराज़गी होनी चाहिए थी, वो कहीं से भी नहीं दिखी। न पार्लियामेंट में किसी आदमी ने सवाल उठाया कि एक अंग्रेज प्रोफेसर ने हमारे बारे में क्या कहा, और न कोई आंदोलन हुआ, न भाषा के स्तर पर आंदोलन हुआ। लोहिया को मानने वाले समाजवादी लोगों ने भी, और मैं खुद उसके लिए अपने को दोषी मानता हूँ कि हमारे आंदोलन की धार, वैचारिक धार इतनी कम हो गई कि हम लोगों ने भी प्रोफेसर एंडरसन की इस किताब को कहीं भी दिल्ली में भी जलाने का काम नहीं किया, जो होना चाहिए था। तो अंग्रेजी भाषा का साम्राज्य तो बढ़ रहा है, सारी दुनिया में बढ़ रहा है और हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है। और अंग्रेजी के इस बढ़ते साम्राज्य से देश की सारी भाषाएं आज परेशान हैं। बंगाल में बंगला बचाओ आंदोलन चल रहा है, कर्नाटक में कन्नड़ बचाओ चल रहा है, पंजाब में पंजाबी बचाओ चल रहा है, हाँ गुरमुखी, उड़ीसा में उड़िया बचाओ चल रहा है। और ये हिंदी साम्राज्यवाद के खतरे के खिलाफ यह आंदोलन नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा के खिलाफ है। तो लोहिया की ये जो सोच, जिसकी व्याख्या आपने की, 100% सही व्याख्या आपने की, और मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं इस बात की भी हमें खुशी है कि आपने लोहिया को पढ़ा ही नहीं है, लोहिया को आपने समझा भी है। आपकी समझ अगर सारे देश में चली जाए या चली गई होती तो ये सवाल आज देश में नहीं रहा होता। एक बात आपने वो उठाई भाषा विधेयक वाली, संविधान में भी जो प्रोविज़न है और 1966-67 में जो संशोधन हुआ, जिसके खिलाफ अंग्रेजी हटाओ आंदोलन हुआ, उसमें शब्द राष्ट्रभाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकाज की भाषा, राज की भाषा। तो भारत सरकार का सारा काम अभी भी ज़्यादातर अंग्रेजी में ही होता है।
सारे कानून का ड्राफ्ट अंग्रेजी में बनता है, बजट भी अंग्रेजी में बनता है, राष्ट्रपति का भाषण भी अंग्रेजी में लिखा जाता है, हिंदी में उसका अनुवाद करके अलग से बांट दिया जाता है। तो अंग्रेजी का ये साम्राज्यवादी चरित्र रूप वो तो दिल्ली की सरकार में आज भी है। तो जो गलतियां हुई हैं वो सरकारी स्तर पे हुई हैं, इसको लागू नहीं कर पाए हम लोग। जो लोहिया के विचार की और स्वतंत्रता आंदोलन की जो सोच थी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने की, उसको लागू नहीं किया गया। आपको याद होगा आज से 65 साल पहले त्रिभाषा फार्मूला की बात चली थी कि लागू होगा। ये भारत सरकार का जो सीबीएसई की पढ़ाई है, आईसीएसई की, उसमें तीसरी भाषा के रूप में फ्रेंच भाषा आ गई। ये कहाँ की गलती है? ये देश के भारत सरकार की शिक्षा नीति की गलती है। इस नियम को, त्रिभाषा फार्मूले को जितनी कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये मांग इस सम्मेलन को भारत सरकार से करनी चाहिए। अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि रोजगार के साधन देश में अलग अलग जगहों पे बढ़े हैं, वो संतुलित रूप में नहीं बढ़ा है। जैसे कर्नाटक में, खास करके बेंगलोर में, आज देश भर का नौजवान टेक्नोक्रेट जाकर के नौकरी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। तो दक्षिण में ज़्यादा भीड़ गई है, उत्तर में दक्षिण की भीड़ कम आई है। इसलिए कि उत्तर में जो हमारे पुराने औद्योगिक केंद्र थे, कलकत्ता जो पुराना औद्योगिक सेंटर था वो लगभग ख़त्म हो गया है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में देश का चौथा औद्योगिक केंद्र था कानपुर, उसकी सारी इंडस्ट्री ही बंद हो गई। तो रोजगार के सारे साधन जो भी थे उत्तर भारत में वो ख़त्म हो गए। तो बेरोजगारों की भीड़ को दक्षिण भारत में जाना ही है, या बम्बई में पहले से आते थे। बम्बई में भीड़ और भी बढ़ी है, भीड़ पूना में बढ़ी है। तो अभी कर्नाटक में मेरे कई मित्रों से मुलाकात होती रहती है। अब चूंकि बेंगलोर में, कर्नाटक में उत्तर भारतीयों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कर्नाटक के लोगों को लगता है कि ये हमारा रोजगार था और इस पर उत्तर भारत के लोग आकर के हावी हो रहे हैं। ये आर्थिक विषमता, जो विकास में विषमता आई है, उससे उत्पन्न ये स्थिति है। देखिए, मैं और मेरे मित्र उमेश जी और कलकत्ता के मेरे एक मित्र योगेंद्र पाल जी का लड़का भी है, उसकी बहू भी यहाँ है, वो सभी पूरा परिवार लोहियावादी है। हम लोग जब कलकत्ता गए तो बंगाली समाज में भी यही गुस्सा हमने देखा था कि ये यूपी बिहार के लोग यहाँ क्यों आ जाते हैं। लेकिन वहाँ हम लोगों ने बंगला सीखी। मैंने वहाँ एलएलबी की पढ़ाई भी की, पत्रकारिता की भी की, अखबार में नौकरी करता था और बंगाल में रहकर मैंने बंगला भाषा सीखी, लिखना पढ़ना सीखा और अपने बंगाली मित्रों में मैं बंगला भाषा में बात करता था। ये सबके लिए होना चाहिए। आज उत्तर भारत का जो भी आदमी दक्षिण भारत में नौकरी करने आता है या गोवा में आता है, उसको कोंकणी सीखना पड़ेगा, मराठी सीखना पड़ेगा, कन्नड़ सीखना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं बनारस का हूँ। देश का सबसे पुराना और सबसे अधिक भीड़ आकर्षित करने वाला शहर है। हर दिन लाखों लोग देश भर के आते हैं तीर्थ यात्रा करने, गंगा या ये विश्वनाथ मंदिर के लिए लाखों। दक्षिण भारत की भीड़ सबसे ज़्यादा है, उसमें भी आंध्र के लोग सबसे ज़्यादा हैं। बनारस में ये देश भर की आबादी भी है, बंगाली टोला भी है और मराठियों का एक पूरा मोहल्ला है, सिंधिया घाट है,
ब्रह्मा घाट है, ये सब मराठियों की आबादी है। मराठी समाज ने हिंदी पत्रकारिता को बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाँ, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा हिंदी का अखबार था, 3 बड़े संपादक, हिंदी के सबसे बड़े पत्रकार बाबूराव विष्णु पराड़कर माने जाते हैं। उनको तिलक जी ने भेजा था, वो क्रांतिकारी थे। वो आज अखबार के संपादक भी थे, सन 42 की क्रांति में जेल भी गए इस्तीफा दे करके, वापस लौटे तो फिर संपादक हुए। तो ये लेन देन देश में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में चलते रहना चाहिए। कभी संस्कृत का जमाना था, पूरे देश में आवागमन, जो भी वार्तालाप होता था, जो भी लिखा जाता था, संस्कृत में होता था। संस्कृत को जानने पढ़ने वाले पूरे देश में होते थे। तो वो तब भी देश एक था। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश की एकता का आधार केवल भाषा नहीं है, और भाषा के सवाल पर ये देश टूटेगा नहीं। तमिलनाडु में बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन भाषा देश से अलग होने की दिली ख्वाहिश, दिली इच्छा देश में किसी के पास भी नहीं है। सवाल है, कहीं सवाल जायज़ भी है, शिकायत जायज़ भी है। इस शिकायत को दूर करने की जिस एक व्यक्ति ने, महात्मा गांधी ने भी राष्ट्रभाषा का सवाल उठाया कि इस देश की एक अपनी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आपने कहा कि फ्रांस की भाषा फ्रेंच है। लेकिन लोक भाषाओं के महत्व को जिस एक अकेले व्यक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन में समझा और उसके बाद उसको प्रचारित किया, उसका नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। लोक भाषाओं को और देश की अन्य भाषाओं को समान महत्व देने के लिए राजनीति से बाहर जाकर साहित्य में पैठ करने वाला यदि कोई राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है तो वो डॉक्टर लोहिया है। उनके प्रभाव से अनंत मूर्ति निकले। हाँ, उनके प्रभाव से असम में वो भट्टाचार्य निकले, वीरेंद्र भट्टाचार्य निकले। हाँ, ये सभी लोग भारतीयता से, भारतीय अस्मिता से, भारत की पहचान से और भारतीय भाषाओं को महत्व देने के इरादे, नियत से इन लोगों ने लिखना शुरू किया और इन लोगों को काफ़ी सफलता भी मिली। इस क्षेत्र में सफलताएं भी मिली, लेकिन जो बाधाएं आई वो सरकारी स्तर से आई। लेकिन इस सरकारी स्तर से आई बाधा को दूर करने का काम यहाँ बैठे लोगों का है, लोहिया के मानने वाले लोगों का, चाहे वो मंच पर बैठे हैं चाहे बाहर बैठे हैं। ये जिम्मेदारी हम लोगों को संभालना चाहिए और ये अभियान चलाना चाहिए कि इस देश की अकेली राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। इस देश की राष्ट्रभाषा भाषाएं 22 हैं और सभी को समान महत्व है, सभी को समान महत्व मिलना चाहिए। एक बात रही बोलचाल की, राजभाषा अलग चीज़ है, बोलचाल की भाषा अलग चीज़ है। देखिए, आप लोग, आखिरी बात कहूँगा कि अगस्त 19 को उत्तर और दक्षिण का सांस्कृतिक एकता का, भाषाई एकता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। अगस्त ने अपनी यात्रा दक्षिण से काशी से शुरू की, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। उस जगह का नाम आज भी अगस्त कुंड है, उनका बनाया हुआ कुंड है। और काशी में सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना अगस्त ऋषि ने की, वो अभी भी है। का वो दक्षिण गए और तमिल भाषा की आज की जो लिपि है ये अगस्त मुनि की बनाई हुई है, ये आप सब लोग जानते हैं, विद्वान लोग तो देश में जानते ही हैं। तो इस देश को किसी दूसरे अगस्त की भी ज़रूरत है, वो चाहे उत्तर से दक्षिण जाए या दक्षिण से उत्तर जाए। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, दामोदर जी, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने मित्र साथी को भी इसके लिए। बहुत 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 बढ़िया बोले, आपकी बात की जितनी तारीफ की जाए, हमको लग रहा था कि आप नहीं बोल रहे हैं, लोहिया ही बोल रहे हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद विजय नारायण जी, आपने काफी सही बात कही। एक मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। नहीं, अगस्त ऋषि की बात की तो गोवा में जब आप पंजिम जाते हैं तो कोरतालिम यानी कुशस्थली यू कैन से, तो कोरतालिम से आप रिवर क्रॉस करते हैं, जुआरी नदी क्रॉस करते हैं, तो उस तरफ जो आता है उस शहर का नाम है अक्षी। वो अगस्त ऋषि से भी आया था, तो गोवा से का भी संबंध उनके पास जोड़ा जा सकता है। तो मैं थोड़ा, हमारे पास अब समय बहुत कम है, मैं चाहता था कि 2-4 बारियां हो जाएंगी, नहीं इसलिए मैंने तो इनको आखिरी में रखा 2 कारण के लिए। एक तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर भूषण भावे, प्राचार्य पद संभाल रहे हैं, और लेकिन उनकी खासियत यह है कि वो कोंकणी के व्याकरण के, भाषाओं के व्याकरण के बारे में उनका गाढ़ा अभ्यास है और चल रहा है, और इसलिए मैं भाषा इनका जिगरी विषय भी है, तो मैं चाहता कि वो इनके इस पर प्रकाश डालें। मैं खास करके आपसे चाहूँगा कि नेहरू, लोहिया जी को उस समय पेरिक्वियल माना जाता था क्योंकि वो हिंदी का आग्रह कर रहे थे, तो उसके ऊपर आरोप भी था कि वो मोनोलिंगुअलिज्म चाहते, जब वो खुद बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी बहुत अच्छी तरह बोल सकते थे, लेकिन जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा जानने के बावजूद वो हिंदी का पुरस्कार कर रहे थे, तो इसलिए उन पर आरोप भी था कि वो मोनोलिंगुअलिज्म का पुरस्कार कर रहे हैं या पेरोकियल कहा जाता था। आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे? नहीं प्लीज, नहीं अभी नहीं। जी अभी नहीं, प्लीज नहीं, आप सही बात कर रहे हैं। मैं देखिए, we will take note of it. You can send in writing also, it will be noted. सब विद्वानों के यहाँ प्रस्तुतिकरण के बाद मेरे जैसे एक अभ्यासक को यहाँ बोलने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं कल जो संविधान दिवस हमने मनाया उसकी सबको आपको बधाई देता हूँ। संविधान के परिप्रेक्ष्य में ही हम ये सब बात कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, और लोहिया जी का वहाँ बहुत रिलेवेंट उनका पूरा कहना उसके बारे में है। एक बात तो यहाँ होगी कि लोहिया के काल में, खासकर गोवा में जब वो आए तब यहाँ भाषा की स्थिति क्या थी। मैंने जब सोचा कि और रिसर्च भी किया थोड़ा कि उन्होंने कौन सी भाषा में लोगों के साथ यहाँ बात की हुई होगी। पहली बात तो जूलिया मेनिजिस के साथ हो गई, वो शायद अंग्रेजी में हो सकती है, लेकिन वो पीजेंट्स को मिले, वो कामगार लोगों को मिले, जनसामान्यों को मिले, रेल मजदूरों को वो मिले, वो कौन सी भाषा में उन्होंने यहाँ बात की होगी। वो निश्चित ही हिंदी है ना। तो उस वक्त तो यहाँ गोवा में, गोवा की भूमि पर हिंदी का प्रचार और प्रसार करने में लोहिया जी तो प्रथम थे। और थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये भी पता चलता है उस वक्त के संस्था के नाम जो थे वो भी हम ढूंढ के निकाले, तो गोवा विमोचक सहायता समिति थी, ये भी हिंदी नाम था। अभी नारे लगाए जाते थे विवा पुर्तगाल, और पुर्तगाल के हर सैनिक गोवा के लोगों पर सख्ती करते थे, आप विवा पुर्तगाल बोलना है। उर्वरित भारत के लिए मंत्र था वंदे मातरम, लेकिन गोवा के लिए जो मंत्र था तो जय हिंद था। और यहां लोग विवा पुर्तगाल नहीं बोलते थे, जय हिंद बोलने लगे जब लोहिया जी ने यह नारा पहले प्रथम गोवा में दिया। बाकी जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया इधर उधर, और कौन से स्लोगन्स गोवा में उस वक्त लगते थे। पहला तो लगता था महात्मा गांधी जी की जय, एक लगता था, दूसरा जय हिंद तो था ही, और तीसरा लोहिया जिंदाबाद था। तो ये नारे भी उस वक्त ऐसे ही हिंदी भाषा में। इतने खत जो लोहिया जी ने लिखे, पुरुषोत्तम पाकोडकर जी ने लिखे, गांधी जी को लिखे या नेहरू जी को लिखे, उनमें से बहुत खत ऐसे हो जो हिंदी में। तो हिंदी का कितना इस्तेमाल यहां से गोवा की भूमि से हो गया होगा। समझो आप लोहिया जी
जब उनको गोवा में आने में बंदी हो गई, पाबंदी लगा दी गई उनके ऊपर, तब वह पूरे गोवा के आजू बाजू में जो जिले हैं, पूरे बेलगांव है, कारवार है, रत्नागिरी है, सावंतवाड़ी है, कोल्हापुर है, उन्होंने प्रवास किया वहां, पूरी यात्रा की। कितने दिन मालूम नहीं, 1000 मील का प्रवास उस वक्त उन्होंने किया और लगभग 1 लाख लोगों के साथ उनका संपर्क हुआ। ये पूरा जो माहौल था वो हिंदी से भरा हुआ माहौल था। लोग महात्मा गांधी जी के रूप में उनको देखने के लिए आ रहे थे। इतना एक जनसंपर्क उस वक्त यहाँ बहुत बड़ा पैदा हुआ था। जो प्रशिक्षण उपक्रम हुए, हजारों की संख्या में जो लोग उसमें सहभागी होते थे, वो प्रशिक्षण उपक्रम भी हिंदी भाषा में हुए और उन्होंने लिखा भी है और अधोरेखित भी किया है कि गोवा की अस्मिता में कोंकणी और मराठी का जो स्थान है, वो उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से उसको अधोरेखित किया है। फिर उनके बारे में जब मैं पढ़ता हूं तब ये मुझे कुछ उनके वक्तव्य याद आते हैं जो हम पढ़ते हैं। पीपल हैव कम टू मी एंड टोल्ड मी देयर टेल्स ऑफ सोरो, समटाइम्स टीच विथ एंगर एट द हेल्पलेसनेस टू विच पोर्टुगीज हैव रिड्यूस्ड your population. You cannot form organizations, not to talk of political organizations like Indian National Congress. Even the organizations for study or sport or village uplift require previous sanctions. तो ये लोग उनके साथ जब बात करते होंगे तो हिंदी में ही करते होंगे ना। तो हिंदी का कितना महत्व उस वक्त गोवा में था और ये भी हमें उससे पता चलता है। फिर हम आते हैं दूसरे एक वक्तव्य के उनके ऊपर, जो उनका वक्तव्य था। वो बोलते हैं, शाल कोंकणी और मराठी विद द लैंग्वेज ऑफ गोमंतक। सवाल पूछ रहे हैं उनको, कोंकणी होगी या मराठी होगी, ऐसा। सच डिबेट्स कैन बी कैरीड टू फार एंड आर एविडेंटली एन एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नॉट अलाउड टू डिबेट अबाउट द वाइटल प्रॉब्लम्स दैट फेस यू। कोंकणी एंड मराठी आर आफ्टर ऑल अलाइड लैंग्वेजेस एंड द ग्रोथ ऑफ वन कैनॉट हार्म द अदर. Gomantak is also luckier than its neighbors whose languages are fixed. It can become for the South the repository of Hindustani. तो ये भी उन्होंने भाषा का महत्व यहाँ अधोरेखित किया हुआ लगता है। फिर आगे जब आते हैं उनके और एक वक्तव्य के साथ, उन्होंने जो सप्तसूत्री लोगों को उस वक्त दी थी, उसमें एक बात तो थी, टू एनकरेज ग्रोथ ऑफ कोंकणी एंड मराठी एंड टू स्प्रेड हिंदुस्तानी। ये भी सूत्री उन्होंने उस वक्त गोमंतक के लोगों को उस वक्त दी थी। तो गोवा में जितने मतलब उनकी जो सोच थी वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में थी, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज एस्टैब्लिश करने में लोक भाषा का कितना महत्व होता है, ये इसके ऊपर उन्होंने उंगली रखी थी। वो बहुत मानते थे कि ग्राम पंचायत में अपनी स्थानिक भाषाओं का उपयोग होना चाहिए। और जो बात अभी सर ने की, देयर लैंग्वेज कोंकणी, देन विच आई हैव नॉट हर्ड अ स्वीटर लैंग्वेज विल बी ओनली हैप्पी टू बी सपोर्टेड बाय हिंदुस्तानी। ये उनका वक्तव्य भी कितना भाषा के प्रति अभिमान व्यक्त करने वाला स्टेटमेंट है। फिर अब जब आगे जाते हैं तब एक दो तीन मैं घटनाएं आपके सम्मुख रख रहा हूं जो मुझे उनके बारे में जब मैंने पढ़ाई की तब पता चला। कैसर लोग बोल के यहाँ एक स्टेशन है मीरठ से पूर्व, तो कैसर लेक स्टेशन पर जो गाड़ी का ड्राइवर है और जो इंजन का ड्राइवर है और रेलवे गार्ड, उन दोनों की नौकरी छीन ली गई। और उसका कारण था किसी पैसेंजर ने रेलवे के ऊपर जय हिंद लिखा। तो जब ये बात लोहिया जी को मालूम हुई, जब वो कैसर लोक सभा के लिए गए थे, 1954 की बात है शायद, तो उन्होंने उस सभा में उन दोनों कर्मचारियों का सम्मान पूर्वक उल्लेख किया उन्होंने, और बोला कि अब आप सभी जगह जय हिंद लिखो, पेन से लिखो, मतलब वहां पेन नहीं था उस वक्त, अपने शाही से लिखो, और शाही से नहीं होता है तो चाकू से कट करके दरवाजे पर लिखो जय हिंद, देखेंगे पुर्तगाली क्या करते हैं सोल्जर्स। एक बात थी। ऐसे अनेक घटनाएं भी उनके बारे में उस वक्त घटी हुई थी।
अंग्रेजी हटाओ के बारे में तो बहुत अभी बोला गया है। उनका मानना था अंग्रेजी हटाओ मतलब हिंदी का लाना नहीं है। उन्होंने उसके ऊपर भी टिप्पणी अपनी योग्य वक्त पर दी है। सभी भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को योग्य स्थान मिले, और अंग्रेजी को तो उन्होंने साम्राज्यवादी, सामंती भाषा उन्होंने अंग्रेजी का उल्लेख जिक्र किया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में स्थानिक भाषाओं का इस्तेमाल पर उन्होंने बल दिया है। और वो बोले हैं कि उन्होंने 1960 में अंग्रेजी हटाओ की अभियान शुरू किया, उस वक्त शुरू किया। और उसमें तो एक महत्वपूर्ण चीज मेरे ध्यान में आई, जो यहां उन्होंने लिखा है, अमरनाथ जी ने एक लेख लिखा था, उसमें ये बात कह गई है भाषा के माध्यम से। वो बोले हैं, अपनी भाषा के संदर्भ में वे पश्चिम से कोई सिद्धांत उधार लेकर व्याख्या करने के लिए कतई राजी नहीं थे। सन 1932 में जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में अंग्रेजी हटाने का आह्वान किया। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की गणना अब तक के कुछ इन आंदोलनों में की जा सकती है। उनके लिए स्वभाषा राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि अपनी स्वाभिमान का प्रश्न था, और लाखों करोड़ों को हीन ग्रंथि से उभार कर आत्मविश्वास से भर देने का सपना था। वे बोले, मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाए नहीं, बल्कि गर्व करें। नहीं आती अंग्रेजी तो गर्व करें उसके ऊपर। इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके मां बाप अगर शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज बन गए। ये उनका स्टेटमेंट उस वक्त का था। तो 1960 में ये जब आंदोलन चला तो उन्होंने कहा, अंग्रेजी से रहने से यहां प्रजातंत्र झूठा है, ये इसको प्रजातंत्र नहीं बोल सकते। जिस राज्य में लोकभाषा का स्थान नहीं है उसमें लोकशाही तो हो ही नहीं सकती, डेमोक्रेसी तो हो ही नहीं सकती, यही उन्होंने बोला है। और खाली अंग्रेजी विदेशी भाषा है इसलिए उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। तो वो बोलते थे कि बल्कि ये सामंती भाषा है इसलिए किया। देखो, हमारे देश का जो मौलिक चिंतन है वो हम याद करें, कितना पीछे जा सकते हैं हम। कब तक था हमारा मौलिक चिंतन अपने देश का? शायद बुद्ध के यहां आकर वो रुक जाता है। उसके बाद विश्व कुछ संदेश देने वाला ऐसा कुछ मौलिक चिंतन हमारे देश में क्यों पैदा नहीं हुआ? इसके ऊपर जब हम चिंतन करते हैं तो उसका प्रमुख कारण अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी को पूरे जमाने में मेरे एक सहयोगी प्राध्यापक थे गोवा में, अभी नहीं है वो बोलते थे पूरे आक्रमण जो देश के ऊपर पहले हुए ब्रिटिशों से पूर्व हो गए वो हमारे देश के हार्डवेयर पे किए गए आक्रमण थे। मंदिरों का नाश किया, ग्रंथों का नाश किया। लेकिन अंग्रेजों का आक्रमण जो था वो हमारे सॉफ्टवेयर पर आक्रमण था। तो उसके वास्ते हमारा पूरा सॉफ्टवेयर बिगड़ दिया, उसने वायरस बन गया। जो कुछ भारतीय है उसको हम इंफीरियर मानने लगे, एक न्यूनगंड सा पैदा हो गया हमारे मन में। तो ये ब्रिटिशों की देन है हमारे देश को। और लोहिया जी का तो स्टेटमेंट है कि दुनिया के 10% लोग भी अंग्रेजी ठीक तरह से नहीं जानते, तो उसको विश्व भाषा भी क्यों कहे? और जिस देश में 1% लोग भी अंग्रेजी नहीं जानते, तो ये सब प्रशासन, ये न्यायपालिका, ये सब अंग्रेजी में चलाने में क्या मतलब है? ऐसा उनका खड़ा सवाल था। और एक तुलना उन्होंने की है उस वक्त, जैसे जादू टोना चलता है समाज में। बात तो अंधविश्वास की है, सुपरस्टिशियस की है, लेकिन चलता तो है, हमें मालूम है। मांत्रिक है, तांत्रिक है, उनका धंधा भी अच्छी तरह से चलता है। तो ये उन्होंने उसकी तुलना अंग्रेजी से की। जैसे जादू टोना देश में चलता है, तैसे अंग्रेजी ने भी एक यहाँ माहौल खड़ा किया है। और वो माहौल को मालूम नहीं हमें इसका इलाज क्या करना है, तो लोग समझते कि मैं भी उसकी तरह अंग्रेजी बोलने की, मेरे बच्चों को उसकी तरह अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। तो लोहिया जी ने उस वक्त लिखा है, उनके घर में शायद 4-5 जनरेशन से अंग्रेजी का माहौल है, तो उसीलिए वो ऐसे पैदा हो गए। आप वैसे नहीं कर सकते अपने बच्चों को, और करने की जरूरत भी नहीं, ये भी उन्होंने साफ
करके यहाँ लिखा है। तो ये मौलिक चिंतन जो देश में रुका है उसका प्रमुख कारण अंग्रेजी है। जब तक हम हमारी भाषा में सोच नहीं कर सकते तब तक कोई मौलिक हम कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। तो ये उन्होंने तो नेहरू जी के ऊपर तो उनका बहुत क्रिटिसिज्म उनका था कि यहाँ अंग्रेजी रखने में सरकार तो यहाँ पसंद नहीं करती, तो ये पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा उनका आरोप भी है। बहुत जगह उन्होंने ये कहा है। और एक बात जो यहाँ आई चर्चा में कि जैसे बच्चों को पानी में हम फेंक देते हैं और वो तैरना जानता है ना, वैसे हमको जरूरत नहीं रुकने के लिए। अभी तक हमारी स्थानिक भाषाएं सामर्थ्यवान नहीं बन गई है तो हमें और कुछ रुकना चाहिए, जब तक वो अंग्रेजी का स्थान ले तब तक हमें अंग्रेजी, इस सोच से नहीं चलेगा। आप शुरू करो कल से, तो अपने आप वो तैरने को जैसे बच्चा सीख जाता है, अपनी भाषाएं भी उसके अंग्रेजी के स्तर पर, उसके एकेडमिक स्तर पर आ सकती है, ऐसी उनकी सोच थी। और ये इसी कारण स्थानिक भाषाओं का सामर्थ्य जो है उसके ऊपर सवाल नहीं पूछना चाहिए, ऐसे वो बार बार हमारे पास कहते थे। तो ये बातें तो लोहिया जी से हमने सीखना चाहिए। और जैसे चर्चा में आ गया है, भारतीय भाषाओं के संवर्धन में, चाहे वो भाषा की त्रिसूत्री हो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो, या मल्टीलिंगुअलिज्म हो। मल्टीलिंगुअलिज्म हमारे लिए शाप नहीं है, वो वरदान है हमारे देश का। एक आदमी को 4-5 भाषाएं हमारे देश में आती है, अशिक्षित और अनपढ़ लोगों को भी, तो ये वरदान है भाषा का। ये अपने देश के विकास में कभी बाधा नहीं ला सकता। तो इस हिसाब से यदि इस चिंतन से हम लोहिया जी को देखें तो उनकी सोच कितनी गहरी थी और कितनी श्रीमंत सोच थी उनकी, ये हमारे ध्यान में आता है। तो भाई मुझे लगता है कि मेरे मन में जो था मैंने शेअर किया है। धन्यवाद भूषण, तुम्ही खूपच थोडे भितर आणि खूप सुंदर सगळे आपल्याला समाप्त केले। धन्यवाद। अभी तो मौका आया है आपसे विदा लेने का। मैं चाहता था कि हम 1-2 बारियाँ खेलें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, समय की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो मैं सिर्फ कंक्लूडिंग रिमार्क में इतना ही कहूँगा कि जो अंग्रेजी का साम्राज्यवाद जिसका विजय नारायण जी उन्होंने जो जिक्र किया, और आपने भी, वो जो सामंतवाद इसका चल रहा है अंग्रेजी का, तो मुझे थोड़ा सा डर है कि हिंदी भी साम्राज्यवादी बन जाएगी अगर उन्होंने समझ नहीं लिया। जैसे कि हम चाहते हैं, हिंदी लोगों ने, अपने तमिल लोगों ने हिंदी पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, तो हिंदी लोगों ने भी तमिल जाननी चाहिए। एक हाथ साउथ इंडियन लैंग्वेज मस्ट बी मेड कंपल्सरी टू द नॉर्थ इंडियंस, एंड अ नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज मस्ट बी मेड कंपल्सरी टू साउथ इंडियंस। तभी हम एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान सकेंगे, ऐसे मेरी धारणा है। दूसरी बात है जिसका जिक्र आपने किया, इन्होंने किया, कि जो लोहिया के विचारों से सहमत थे डॉक्टर अनंत मूर्ति से मेरा भाग्य है कि मेरे दोस्त रहे। मैं उनको नहीं दोस्त कह सकता, लेकिन वो मुझे मित्र मानते थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, हमारी देशी भाषा अगर आज जिंदा है तो ग्रामीण लोगों के वजह से है, शहरी लोगों से वजह से नहीं है। और दूसरी बात कही थी कि हमारे लिए दोज हू आर एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड, सो कॉल्ड कल्चरली रिच, उनके लिए अंग्रेजी या उनकी जो दूसरी भाषा है वो बैठक की, सिटिंग हॉल की भाषा है। लेकिन सच भाषा, सही भाषा अगर आपको जाननी है, यू वॉज टॉकिंग अबाउट कन्नड़ा, पर कन्नड़ा भाषा अगर सही जाननी है तो पिछवाड़े चलिए, किचन के बाहर आंगन में, पिछले आंगन में, वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो सही भाषा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने भी उसी का जिक्र किया। उमेश सिंह जी, आपने जितना कुछ कहा, मुझे आपसे और भी कुछ बोलवाना चाहता था मैं, लेकिन अभी समय के कमी के कारण नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे दोस्त
दत्ता नायक और भूषण भावे दोनों ने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। मैं नहीं कहूँगा कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं जानता हूँ कितनी अच्छी है, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारी राजभाषा है, भारत सरकार की राज करने की भाषा है, तो उसको मोड़ तोड़ करने का हमें अधिकार भी है, उसकी मोड़ तोड़ करने का भी हमें अधिकार है, क्योंकि हमारी भाषा है। तो जिस हिंदी में हमने बात की, मैं जानता हूँ कि आप समझ गए हैं, और मैंने कुछ सवाल उठाए जो लोगों को लगा शायद मैं लोहिया को पैरोखेल कर रहा हूँ और लोहिया की आलोचना कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता था कि लोग उनको जो पैरोखेल करके कहते हैं उसका कारण क्या है, और वो कैसे आप खंडन करते हैं, उसका मैं वो मैं देखना चाहता था। हमारे यहाँ गांव में अब अंग्रेजी स्कूल खुल गए जी, बड़े बड़े स्कूल खुल गए, जी। या 10 किलोमीटर तक बस से लड़कों को, और बहुत गरीब घर का, जैसे कोई घर पोछा का काम करती है, वो भी अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में भेज रही है। और घरों में स्थिति अब ये आ गई कि जैसे हम लोगों का जो बचपन गुजरा वो गांधी लोहिया एरा का था, या हमारी पत्नी कम पढ़ी लिखी या बिल्कुल ना पढ़ा है, तो वो भोजपुरी में जैसे बात करेंगी तो हमारे बच्चे भोजपुरी जानते हैं। लेकिन आज मैं इस निष्कर्ष पर हूं कि हमारे पोता या पोती वो भोजपुरी भूल गई, और हर घरों में जो पढ़ी लिखी लड़कियां आ गई, तो डॉक्टर साहब एक बात कहते थे कि उत्तर दक्षिण के बीच में शादियां हो, भाषा और राष्ट्रीय एकता दोनों के विषय में कहते थे वो। आज तो सभी मातृभाषाओं पर संकट। देखिए, लोहिया बहुत बड़े भविष्यवक्ता नहीं थे, लेकिन इतना जरूर कहते थे कि तुम अपना परीक्षार्थी भी हो और परीक्षक भी हो। तुम रात में सोते वक्त ये देखो कि तुम्हारे पास कितने लोग मिलने आए और तुम कितने लोग से मिले। अगर तुम्हारे पास एक जाति के लोग ज्यादा आते हैं या तुम एक जाति के पास ज्यादा जाते हो, तो रात में लिख लेना कि तुम बिगड़ गए। धन्यवाद। दूसरी बात, वो कहते थे कि तुम अपने घर में देखो, भाषा का सवाल हो, आर्थिक नीति हो, कि उसमें तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करते हैं। वहां पर तुम निर्णय लो कि तुम बिगड़े हो कि तुम्हारा परिवार बिगड़ रहा है। तो बहुत चीजों को डॉक्टर साहब, जब जैसे बहुत चीजें, दाढ़ी रोज बनाओ, क्या बंदर की तरह चेहरा किए हो, वो ये बताते थे कि खाते हो चपर चपर क्यों खाते हो, सुड़क के चाय क्यों पीते हो। वो तुम देखो, कम से कम 30-32 बार रोटी को चबाओ। तो ऐसी बातें कहने वाला नेता कहीं मिलेगा आज, जो खाना सिखाए, चाय पीना सिखाए, रोज दाढ़ी बनाने को कहे कि अगर तुम दाढ़ी रखने का शौक रखते हो, आजकल बहुत लोग को हो गया है देश में, तो कहते थे कि रवि ठाकुर का औकात हो तो जरूर रखो, रविन्द्रनाथ टैगोर का औकात हो तो दाढ़ी रखो, वरना बंदर की तरह क्या रोज बनाओ। 2 पैसा खर्च आता है। उस समय 1960 में 2 पैसे में हम लोग की दाढ़ी बन जाती थी ब्लेड से। तो कहते थे ये बात, डांटते थे, क्या बंदर की तरह चेहरा लगाए। हम लोग के यहाँ तो सिखाया गया था बृहस्पति को नहीं बनाओ, शनिवार को मत बनाओ। तो ये चीजों पर वो कहते कि नहीं, रोज बनाओ, साफ सुथरा रहो। तो आज नेता नहीं मिलेगा ऐसा। बिल्कुल सही बात करी है आपने। इट्स टाइम टू से गुड बाय नाव। हांव कोंकणीन सांगतलो जाल्यार हांव म्हणटा आदेश करचो वेळ जालो तेन्ना आतां हांगा सोंपयता आनी हांव गोविंद मोपकार आनी खूब बरे तरेन सुरवात करून दिली। आमचे इल्लें चड लांबलें पूण तुमी माफ करतले अशें हांव धरून चलतां। आनी म्हाका दिसता ह्या निमतान आमी भाशेचेर बरी भासाभास केली आनी तुमकां दोगांयची हांव चड देव बरें करूं म्हणटा की जेन्ना असो प्रश्न येता की एक तरेचे राष्ट्रीय विचार मंथन न्ही, ते आमकां तितले त्या पावण्यार पावचें पडटा। तांचे परिस्थिती तुमी चड वयर पावले, ह्या खातीर म्हाका खूब आनंद जाला। इतने 4 शब्द बोलकर मैं यहाँ आपसे विदा लेता हूँ।
देव बरे करू आणि आयोजकांकी हांव धन्यवाद मानता म्हणजे म्हाका हे संधी दिल्ले बद्दल. देव बरे करू भाई. आप लोगों के विचार सुनकर मैं दो पंक्तियाँ यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा. माफ़ कीजिएगा, मुझे इसका संदर्भ मैंने कहाँ से लिए ये याद नहीं आ रहा है. आपके विचार जो हैं उनके वे सुनने के बाद ये पंक्तियाँ मैं प्रतीकात्मक रूप से कहना चाहूँगा. खास करके इसीलिए क्योंकि यहाँ पे काशी का उल्लेख आया था. शब्द है, तुम गंगा की अल्लड़ धारा, मैं काशी के घाट प्रिय. आपके विचार भी गंगा की तरह ऐसे ही रहे और हम काशी के घाट की तरह उन्हें सुनते रहे. उपकाराचे उलोप करता आयच्या सत्राचे निमंत्रक भोवमानेस्त दामोदरभाई मावजो हांकां हांव सगळ्यात पयलीं दिनवासता. तशेंच आयच्या सत्राचे पॅनलिस्ट श्री उमेश प्रसाद सिंह, श्री विजय नारायण, श्री दत्ता भिकाजी नाईक आणि भोवमानेस्त डॉक्टर भूषण भावे हांचे हांव उपकार आठयता. आप सभी के मत का, विचारों का तथा आप सभी के अनुभव कथन का निश्चित रूप से हमारी विचारधारा पर प्रभावी मार्गदर्शन तथा ज्ञान आकलन हुआ है, यही वास्तव है. सगळ्या मानेस्तांक परत एक फावट काळजाच्या खोलायतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच विचारपूर्वक रितीन ह्या चर्चा सत्राचें आस्वादन घेवपी जमिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक, साहित्यिकांक, शिक्षकांक, अभ्यासकांक आनी विद्यार्थ्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हुआ है, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ. कल सुबह 9:30 बजे इसी हॉल में डॉक्टर लोहिया और नागरिक हक, डॉक्टर लोहिया एंड सिविल लिबर्टीज या इस विषय पर चर्चा होने वाली है. हमें आपके सहयोग तथा उपस्थिति की अपेक्षा है. धन्यवाद. सगळ्यांक बरी रात आवडेता. एक सूचना है, मडगांव रेजिडेंसी में जो जाने के लिए रुके हुए हैं